हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार वीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लोग सीखेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, और कुछ बेसिक जानकारियां भी लेंगे कि हाँ क्या होता है ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कौन सा टर्म कहाँ से आता है, क्यों आता है। मैं आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के देखें वीडियो को और बैठे शांति से और सुने कि हाँ कौन चीज़ कहाँ से आया, क्यों आया और कैसे इसे ड्रॉ करते हैं। तो गाइज बिना समय गवाए अपन लोग शुरू करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है और ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसको, इलेक्ट्रिक पावर को, कहाँ से, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ट्रांसफार्मर एक सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है। सिंगली एक्साइटेड मशीन का क्या मतलब होता है? सिंगली एक्साइटेड मशीन मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए, मशीन में फ्लक्स सेटअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल हो। एक वाइंडिंग बोले तो आइदर प्राइमरी साइड आइदर सेकेंडरी साइड, वो होता है सिंगली एक्साइटेड। देखिए सिंगली एक्साइटेड, देखिए एक तो ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा इंडक्शन होता है, ओके। और डबली एक्साइटेड बोले तो मतलब जहाँ पे फ्लक्स को सेटअप करने के लिए दोनों वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता हो, उसे कहते हैं डबली एक्साइटेड। तो वो उसमें कौन कौन सा आता है, डीसी मशीन आता है एक, और सिंक्रोनस मशीन आता है, ओके। अब अपन लोग आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए म्यूचुअल इंडक्शन बोले तो देखिए यहाँ पे जो सप्लाई दिए, ये सप्लाई कौन सा है, साइनोसॉइडल है। तो इसके कारण क्या आएगा, करंट आएगा। करंट के कारण क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स जो है ये प्राइमरी का फ्लक्स जो है, ये वाला जो फ्लक्स ये जो देख रहे हैं इधर जा रहा है ये φm, तो यही फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक कर रहा है। यानी कि एक ही फ्लक्स दोनों से लिंक कर रहा है, यानी कि म्यूचुअल यानी कि दोनों से लिंक कर रहा है। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों जो वाइंडिंग है उससे हमारा फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसे ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ से अब अपन लोग एक चीज़ समझ में आया कि हाँ कैसे वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। और कौन सा प्रिंसिपल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ी आगे बात करूँगा, बट यहाँ इतना समझ लीजिए कि हाँ ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जैसे ही अपन लोग साइनोसॉइडल सप्लाई दी जिसके उसके कारण क्या आया, करंट आया, उसके कारण क्या आया, फ्लक्स आया। और वही फ्लक्स एक तो ये इधर N1 में है और वही फ्लक्स इधर N2 में है, यानी कि दोनों से लिंक कर रहा है। इसी को ही कहते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा देखिए, अब ये जो कोर जो बना होता है ट्रांसफार्मर का, इस किसका बना होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का। तो देखिए अब हमें फ्लक्स को, ये जो हमारा फ्लक्स है इसको हमें कहाँ से ले जाना है, प्राइमरी से ले जाना है सेकेंडरी के पास। तो अपन लोग कैसा कोर चाहेंगे, किस टाइप का चाहेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कोर का, ताकि हमारा फ्लक्स जो है आसानी से सेकेंडरी के पास जा सके। तो देखिए ये सब टर्म जो होती है ये जब अपन लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट उसमें बताया जाता है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो थोड़ी बात बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो अपोज करता है करंट का, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का अपोज करता है, उसी तरह यहाँ इंडक्टेंस जो होता है, ओके, यहाँ पे इंडक्टेंस बोल रहा हूँ, यानी कि रिलक्टेंस, यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है वो एक मिनट इससे पहले इरेज कर देता हूँ, है ना। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस जो होता है वो अपोज करता है किसका, फ्लक्स का। किसका, फ्लक्स का। तो हमें यहाँ से प्राइमरी साइड से इसे सेकेंडरी साइड में पहुँचाना है, किसको, फ्लक्स को। तो हमें कैसा कोर चाहिए होगा, तो जिसका रिलक्टेंस कम हो वैसा ही हम लोग चाहेंगे।
तो यहाँ पे कोर का प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा कि एक तो लो रिलक्टेंस पाथ हो, क्या हो, लो रिलक्टेंस पाथ, ताकि फ्लक्स जो है हमारा आसानी से प्राइमरी टू सेकेंडरी जा सके, और इसका हाई परमेबिलिटी हो, हाई परमेबिलिटी हो, परमेबिलिटी हो। ओके, तो अब भाई ऐसा हमें ऐसा जो है प्रॉपर्टी अब हमें कौन सा मटेरियल दे सकता है, तो ऐसा मटेरियल जो होता है, ऐसा प्रॉपर्टी कोर का, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपन लोग यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, एक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास लो रिलक्टेंस होता है और हाई परमिएबिलिटी होता है। ओके, तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक में कौन सा, तो फेरोमैग्नेटिक में अपन लोग स्टील का यूज करते हैं, है ना। अब स्टील का यूज करते हैं उसमें, तो स्टील जो होता है ना, स्टील जो होता है वो एक तो गुड मैग्नेटिक मटेरियल होता ही है, एज वेल एज ये एक गुड कंडक्टर भी होता है। स्टील जो होता है एक गुड मैग्नेटिक मटेरियल होता ही है, उसके साथ साथ ये गुड कंडक्टर भी होता है। अब देखिए क्या है, गुड कंडक्टर होने से यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस हो जाती हैं, है ना भाई। देखिए जीवन में क्या है कि कुछ अच्छाई रहती हैं तो कुछ बुराई भी आती हैं, माने गॉड गिफ्टेड होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाई है तो उसमें कुछ बुराई भी होंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि गुड कंडक्टर है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। क्या होता है कि यहाँ पे ईडी करंट लॉस होने लगते हैं। क्या होने लगता है, ईडी करंट लॉस, ये वाला ईडी करंट लॉस। अब देखिए ईडी करंट लॉस क्या होता है, मैं इसे लॉस के पार्ट में बताऊंगा। ओके, ये इतना समझ लिए कि ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं वो कुछ मैं आपको बस बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर में जनरली दो तरीके के लॉस होते हैं, एक तो कांस्टेंट लॉस, एक वेरिएबल लॉस। ओके, वेरिएबल में आता है कॉपर लॉस और कांस्टेंट में आता है आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस में दो आते हैं, एक होता है हिस्टेरिस और दूसरा होता है ईडी। और आयरन में ये जो ये जो वेरिएबल वाला है ये कॉपर होता है, PCU। इतना आप लोग जान गए। अब अपन लोग आगे समझते हैं। देखिए सिलिकॉन, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अब भाई ईडी करंट लॉस को हम लोग कम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिलिकॉन मिला देते हैं इम्प्योरिटी के लिए, यानी कि हमें रजिस्टिविटी जो है ना वो बढ़ा देना है, रेजिस्टेंस। तो अपन लोग स्टील में क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि हमारा एडी करंट लॉस जो है वो कम जाए। तो अब कितना मिलाते हैं, तो 4% मिलाते हैं, है ना। अब 4% ही क्यों मिलाते हैं, 4% से ज़्यादा क्यों नहीं मिलाते हैं, तो 4% से ज़्यादा इसलिए नहीं मिलाते हैं ताकि वो जो मटेरियल जो होता है वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूट जाएगा। तो अपन लोग यहाँ समझे। अब आगे समझते हैं। अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर की एज ऑप्शन लेते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब समझ, आइडियल मतलब क्या समझते हैं आप, आइडियल मतलब कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। मैं किसी व्यक्ति से मैं कुछ चाह रहा हूँ कि हाँ वो मुझे 100% कोई चीज़ दे दे और वो 90% दिया, तो वो क्या है हमारे लिए, वो आइडियल केस नहीं होगा। हम जितना एक्सपेक्ट किए वो उतना मिल नहीं रहा है, मतलब हमें 100% चाहिए, वो होगा आइडियल। कितना, 100%। मतलब अब यहाँ देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर एज ऑप्शन, वाइंडिंग रेजिस्टेंस एज्यूम टू बी जीरो। वाइंडिंग रेजिस्टेंस एज्यूम टू बी जीरो मतलब कि जो भी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होने का क्या मतलब है, देखिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होगा तब जाकर कॉपर लॉस जीरो होगा। तो कैसे होगा कॉपर लॉस जीरो, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर इक्वल टू जीरो, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, PCU इक्वल टू I² तो आर का वैल्यू तो यहाँ जीरो है ना। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल टू क्या आता है, जीरो ही आता है। तो कॉपर लॉस जीरो हो गया। अब आगे समझते हैं कोर लॉस। कोर लॉस इज जीरो। कोर लॉस कौन कौन से बताया था मैंने अभी, एक तो हिस्टेरेटिस और दूसरा ईडी करंट लॉस, ये दोनों जीरो होना चाहिए। अब आगे समझते हैं लीकेज फ्लक्स इज एज्यूम टू बी जीरो। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, देखिए फ्लक्स दो तरीके का होता है, एक लीकेज फ्लक्स होता है, एक लिंकेज फ्लक्स होता है। लीकेज फ्लक्स मतलब बोले तो जैसे
लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि जो बाहर बाहर जैसे लीक कर जा रहा है, लिंकेज होता है जो लिंक करके जा रहा है किसी चीज़ से, है ना। तो वो लिंकेज हो गया, एक लीकेज हो जाता है। मैं ये वाला टर्म आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो है परमिएबिलिटी जो है ना, उसे अपन लोग इनफाइनाइट माने। जो हम लोग चाहते हैं कि कोर का प्रॉपर्टी कैसा हो, परमिएबिलिटी इनफाइनाइट हो। परमिएबिलिटी इनफाइनाइट मतलब लो रिलक्टेंस पाथ। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो इसका क्या करने का मतलब है कि परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें फ्लक्स सेटअप करने के लिए हम कोई भी करंट नहीं देना, वो होगा परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट। यानी कि अ फ्लक्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ड्रॉइंग एनी मैग्नेटाइजिंग करंट। हमें ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए किसी भी मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं पड़े, उसे वही होता है परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट। मैं इसे डेरिवेशन करके बता दिया हूँ। मैं थोड़ा आपको भी बता देता हूँ। देखिए, फ्लक्स क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में हमें अंतर बताएं, डिफरेंस बताएं, क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं उसे बता दूंगा। फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स होता है एम एम एफ अपन रिलक्टेंस। और एम एम एफ इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो एम एम एफ इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स। तो यहाँ से ये आया एम एम एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन आई। अब देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस होता है एल बाई म्यू इंटू ए। म्यू क्या होता है, ये परमिएबिलिटी होता है ना। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एल क्या होता है, लेंथ होता है। और यहाँ जो फ्लक्स है इसको फ्लक्स फाई से दर्शा दिया गया है ना। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ परमिएबिलिटी जो है ना इनफाइनाइट है, तो समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि हमें ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत नहीं है। यही होता है परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट। अब अपन लोग बेसिक समझ लिए कि हाँ ये इसमें क्या क्या एजप्शन है। एक तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, कोर लॉस जीरो होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स इज एज्यूम टू बी जीरो, और परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट। परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट मीन्स अ फ्लक्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ड्रॉइंग एनी मैग्नेटाइजिंग करंट। माने बिना करंट के ही हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना वो मैग्नेटाइज हो जाए। अब अपन लोग आते हैं मेन पार्ट पे। देखिए, अब अपन लोग केस ले लेके चलेंगे कि हाँ कौन सा केस है। अब देखिए, फाइनाइट परमिएबिलिटी के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी के लिए क्या होगा, तो इसे बताएंगे। तो आप अब ये वाला जो केस है वो है इनफाइनाइट परमिएबिलिटी के लिए। ओके, परमिएबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। और परमिएबिलिटी जो इनफाइनाइट है उसके अलावा भी कि ट्रांसफार्मर जो है ना एट नो लोड पे है, आइडियल ट्रांसफार्मर है एट नो लोड। तो अब इसके बारे में अपन लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे अपन लोग केस लेते हैं कि ये केस 1 है और ये इधर केस 2 है। ये केस 1, इधर केस 2। देखिए, अब ये ईएमएफ जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मैंने आपको बताया था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है मैं इसे बताता हूँ। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सेड टू बी whenever there is rate of change of flux linkage occur and EMF is induced। बोले तो देखिए, मैं इसे ड्रॉ करके बताता हूँ क्या होता है। देखिए, पहले इसका मीनिंग समझे कि नहीं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। whenever there is rate of change of flux linkage, जो भी फ्लक्स लिंकेज होगा वो चेंज करेगा ना तो इंड्यूस्ड यानी कि एक ईएमएफ आएगा। क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। मतलब समझिए, अब मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कोई कॉइल है, मैं इससे करंट ड्रॉ कराया और तो इस करंट के कारण क्या आएगा, इसमें फ्लक्स आएगा, है ना। तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज मैं इसे ऐसे दर्शा देता हूँ। तो n इंटू 5 नंबर ऑफ टर्न्स इंटू नंबर टर्न्स इंटू 5 कितना आया, फ्लक्स लिंकेज कितना आया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5। तो
यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी और ऐसे और डी टी, है ना। अपन लोग अब देखिए, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं ना, तो ई इक्वल्स टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, माइनस और प्लस दोनों। अभी मैं बताऊंगा कि माइनस और प्लस कैसे आता है। एन डी फाइव अपन में डी टी ऐसे लिख देते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि हाँ ये कैसे आया, मैंने प्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहा, कैसे वो कैसे जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे ईएमएफ इंड्यूस करता है, वेन एवर देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अकर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। यहाँ से आप लोग समझ गए। और माइनस और प्लस साइन क्यों आया, ये आता है लेंज लॉ के कारण। तो जनरली ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइनस साइन क्यों आता है, तो लेंज लॉ के कारण। अब मैं बताता हूँ कि लेंज लॉ क्या कहता है। देखिए लेंज लॉ जो होता है ना, लेंज लॉ कहता है कि मुझे जिसने प्रोड्यूस किया मैं उसी को अपोज करूँगा, यानी कि रिजल्टेंट अपोज दी कॉज। अब मैं यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगी। पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखिए, हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ क्या है, कैसे अपोज कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है। देखिए एक मिनट, यहाँ पर जो है वो दो केस है। एक है E1 इक्वल्स टू प्लस एन डी फाइव बाई डी टी, दूसरा है E1 इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से देखिए सप्लाई दिए, सप्लाई कैसा है, साइनोसॉइडल है, ओके। तो ये वोल्टेज, इस वोल्टेज के कारण क्या आएगा, करंट आएगा, ओके। इस करंट के कारण क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। फ्लक्स की डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड, है ना, अपवर्ड है। तो अब इस फ्लक्स के कारण क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। माने इसके कारण क्या आया, इस फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ, इस वोल्टेज के कारण जो करंट आएगा, और उस करंट के कारण जो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट आया, उस करंट के कारण जो फ्लक्स आएगा, ये मेन फ्लक्स को ना अपोज करेगा, यानी कि ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर होगा, ओके। तो अब देखते हैं कि हमने कैसे, क्या हमारा ये पोलैरिटी जो है वो सही है या गलत है। देखिए अब ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए पॉजिटिव से इधर जाएगा, ओके। तो ये प्लस और ये माइनस था, तो ऐसे जा रहा था, तो फ्लक्स जो था ऊपर की ओर जा रहा था, है ना। अब इधर से देखेंगे, इधर से आएगा ऐसे, और ये तब देखेंगे तो ये फ्लक्स जो है ना वो नीचे की ओर आएगा। अब मैं, ये केस 1 हो गया। अब केस दूसरा देखता हूँ। अब देखिए क्या होता है केस दूसरा में, कि अब मान लीजिए कि इसे मैंने नेगेटिव कर दिया और इसे मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ओके। अब मैं इसे देखूंगा तो एक तो इस वोल्टेज के कारण क्या आ जाएगा, इधर करंट आ जाएगा, और इस पोलैरिटी के कारण इधर ही करंट फ्लो, यानी कि ये दोनों जो है ना सपोर्टिंग नेचर का हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि लेंज लॉ क्या कहता है ना, कि जो जिसको प्रोड्यूस किया है वो उसी को अपोज करेगा। तो आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर हुई होंगी कि कैसे क्या होता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स की बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे 2 केस लिया है, जनरली लोग नेगेटिव वाले साइन पे बना देते हैं, मैं यहाँ पे दोनों केस लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए E1 इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स क्या है हमारा, सप्लाई जब साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, साइनोसॉइडल ही आएगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि इधर देखिए माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ से माइनस एन डी इंटू फाइव एम साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। अब अपन लोग इसे आगे करेंगे तो देखिए क्या है कि ये माइनस साइन है तो माइनस एन है, और इधर से ओमेगा अपन लोग बाहर निकाल लिया और फाइव एम, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। अब फिर मैंने इसको आगे कर दिया, तो
तो यहाँ से देखिए कि E1 इक्वल्स टू, अब मैं इस नेगेटिव साइन को इस साइड ले जा रहा हूँ, है ना, इधर ये वाला इस वाले, तो n इंटू ओमेगा इंटू फाइव एम साइन थीटा माइनस 90। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो फ्लक्स से कितना डिग्री लैग कर रहा है, वो 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब यहाँ से समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो ये किस केस के लिए है? ये दूसरा केस के लिए है ना। अब अपन लोग आगे वाले ये वाला केस देखते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार इसमें है, बस यहाँ पे जो है इधर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव मतलब लीड, तो लीड बाई 90 डिग्री। आई होप आप लोग इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि हाँ ये कैसे आया, क्यों आया और कहाँ से आया। मैंने हर एक बात बताने की कोशिश की यहाँ पे। अब अपन लोग आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ से ना एक चीज़, ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस इक्वल्स टू 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5m। ओके, अब अपन लोग आगे समझते हैं कि कैसा आया। अब यहाँ तक अपन लोग देख लिए हुए, अब आगे समझते हैं। अब आता है मेन अपन का कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है ना। तो फेजर डायग्राम ये कौन से पे है? नो लोड पे है। ये हमारा पहला फेजर डायग्राम है। ट्रांसफार्मर जो है आइडियल है और वो नो लोड पर है और इनफाइनाइट परमेबिलिटी है। इनफाइनाइट परमेबिलिटी मतलब कोर में फ्लक्स को सेटअप होने के लिए कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ओके, तो अपन लोग देखते हैं अब आगे। अब देखिए फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स अपन लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? फ्लक्स को यहाँ पे कांस्टेंट। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना डिग्री लैग कर रहा है? 90 डिग्री। देखिए लैग करे ना तो क्लॉकवाइज और लीड करे ना तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या बताया अभी कि जो जिसको प्रोड्यूस किया है वो उसी को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म आया, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो गया E1। अब कौन इसको प्रोड्यूस किया? तो V1 प्रोड्यूस किया है ना। अभी देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन लाया? ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन लाया? ये वोल्टेज लाया। कैसे लाया? यहाँ से सप्लाई दिया, इसके कारण क्या आया? करंट आया। उसके कारण क्या आया? फ्लक्स आया। फ्लक्स के कारण क्या आया? जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब यही इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ना, इसके कारण जब करंट फ्लो होगा उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो हमारा मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। ओके, यानी कि ये हमारा वोल्टेज को, ये फ्लक्स जो है वो वोल्टेज को अपोज कर देगा। तो अपन लोग इतना बात तो समझ गए कि हाँ कैसे कौन अपोज करेगा। तो यही दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो फाइव जो है यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है। ओके, और उसके बाद 90 डिग्री लैग कर जाएगा कौन? वोल्टेज जो जनरेट किया वो। अब इससे क्या है कि अब ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है किसके वजह से हुआ था? V1 के कारण। तो ये उसी को अपोज कर रहा है, तो इसको जस्ट अपोजिट बना दे तो ये है V1, ये है V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E1। अब देखिए यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे ना कि E2 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड पे है, इसीलिए अपन लोग, और आइडियल भी है, इसीलिए अपन लोग E2 इक्वल टू V2 ले लिए हैं। अब देखिए अब E2 छोटा है, V2 बड़ा है। यहाँ है ना इसका जो है ये वाला जो है वो छोटा है और ये देखिए ये बड़ा है। ऐसा क्यों है? देखिए ये जो है ना हम अपन लोग एज्यूम किए हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? स्टेप ऑफ। तो स्टेप ऑफ के लिए क्या हो जाएगा? E2 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा E1 से, इसीलिए E2 बड़ा है और E2 छोटा है। आई होप ये वाला जो मैंने बात बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए वीडियो जो है ना वो 24 मिनट की हो गई है, तो मैं एक और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि हाँ। अब एक और देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट लोड, और ये भी कौन सा कंडीशन है? इनफाइनाइट परमेबिलिटी वाला। कौन सा है? इनफाइनाइट परमेबिलिटी वाला। कौन सा है? इनफाइनाइट परमेबिलिटी। इधर कोने में देख रहे होंगे आप लोग, कोने में। अभी इनफाइनाइट परमेबिलिटी मतलब यानी कि
कोर में फ्लक्स को सेटअप होने के लिए किसी भी प्रकार का मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एक ही गाना गाना है कि हाँ कैसे क्या आया, मैं आप लोगों को इसीलिए बिल्कुल बेसिक से उठाया हूँ, और कोई भी डाउट है बेहिचक आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अब बताता हूँ कि अब लोड कनेक्ट हो गया तब क्या है। देखिए अब ट्रांसफार्मर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे सब ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए यहाँ पे हम अपन लोग सप्लाई दिए यहाँ से, कौन सा, साइनोसोडल, इसके कारण अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा तक परमेबिलिटी जो है ना, परमेबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारा कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए किसी प्रकार करंट की जोड़ी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे अपने से ही ये वाला जो फाइएम है वो सेटअप हो गया है। अब देखिए इस फाइएम सेटअप हो गया। अब देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है ना, लोड, तो यहाँ पे क्या है, लोड करंट ड्रॉ करेगा। अब इस करंट के कारण क्या आएगा ना कि एक फ्लक्स बनेगा। अब ये जो फ्लक्स बनेगा तो ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो ये फ्लक्स जो है ना वो मेन फ्लक्स को, देखिए ये जो हमारा फ्लक्स है ये कैसा है, अपवर्ड था, यानी कि ऊपर की ओर था। ये फाइएम, ये वाला फाइएम ब्लैक जो बनाया है वो, और ये वाला जो फाइएम है, ये रेड वाला जो पेन है, रेड वाला फाइएम 2, तो ये किसके कारण आया है, I2 के कारण। इसके कारण किसके कारण आया है, फाइएम 2 I2 के कारण। तो ये किसको अपोज कर रहा है, ये ब्लैक वाला फाइएम को, यानी कि जो बिना जो बिना करंट के हमारा जो मैग्नेटाइज हो गया था ट्रांसफार्मर उसको। तो इसको कंपनसेशन करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए, किसको, फाइएम 2 को कंपनसेट करने के लिए अपन लोग एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करवाते हैं। उस करंट को अपन लोग क्या कहते हैं, उस करंट को अपन लोग कह दिए I1। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर समझिए। देखिए एक बार और बता देता हूँ, भले वीडियो थोड़ी लंबी जाए कोई बात नहीं है। देखिए हाँ, यहाँ से अपन लोग वोल्टेज दिए, सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए सप्लाई वोल्टेज अभी बिल्कुल अभी शांत रहिए। देखिए अभी क्या है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक तो आइडियल है, और परमेबिलिटी जो है इनफाइनाइट है, और यहाँ पे लोड जो है वो लगा हुआ है। अब परमेबिलिटी जो है इनफाइनाइट है, तो कोर में फ्लक्स को सेटअप करने के लिए किसी प्रकार की करंट की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, वो अपने आप मैग्नेटाइज हो गया, और मैग्नेटाइज करके वो कौन सा फ्लक्स दिया, ये वाला फ्लक्स फाइएम जो ब्लैक पेन से है ना, इधर वाला फाइएम वो है। ओके, अब इसमें लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा हुआ है तो वो एक करंट ड्रॉ करेगा, है ना, और ये करंट कुछ ऐसे जाएगा। अब इस करंट के कारण ये जो फ्लक्स बनेगा, ये फाइएम 2 जो है ना, इस I2 के कारण बना है, इस वाला I2 के कारण। तो इस I2 के कारण ये जो फ्लक्स बनेगा फाइएम 2, वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को ना अपोज कर रहा है ना। तो अब हमें क्या है ना कि मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, MMF बैलेंस चाहिए। तो MMF बैलेंस करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करवा देते हैं, जिसका नाम देते हैं अपन लोग कंपनसेट करंट, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कि ये करंट जो है इसमें एक्स्ट्रा दे देते हैं। वो एक्स्ट्रा करंट के कारण एक फ्लक्स बनता है, जो ये वाला जो है ना, ये ब्लू पेन से मैंने दर्शाया है फाइएम 1। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट के कारण ये फाइएम 1 बना, तो ये फाइएम 1 जो है ना, ये फाइएम 2 को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। तो हमारा जो MMF जो है ना वो बैलेंस हो जाता है, बचता है क्या है, नेट फ्लक्स हमारा बच जाता है फाइएम, है ना, फाइएम बच जाएगा हमारा। फाइएम 1 जो है वो फाइएम 2 को कंपनसेट कर दिया, तो हमारा बचा क्या, फाइएम 1। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ से MMF जो है हमारा बैलेंस हो गया। अब अपन लोग आते हैं इसका फेजर डायग्राम पर। तो गाना वही है कि अब देखिए अपन लोग फिर यहाँ पे फ्लक्स जो है अपन लोग कांस्टेंट माने हैं। ओके, फ्लक्स कांस्टेंट है, उससे 90 डिग्री लैग कर रहा था क्या, इंड्यूस्ड EMF। ठीक, अब इस इंड्यूस्ड EMF को जो लाया था उसी को अपोज कर रहा है, तो E1 इक्वल्स टू माइनस E1। अब देखिए लोड जो है ना, लोड जो होता है जनरली लैगिंग होता है। ओके, लोड जो होता है जनरली जो है लोड वो लैगिंग होता है, लैगिंग नेचर का होता है। तो लोड जो होता है हमारा लैगिंग नेचर का होता है। तो अब लोड जब लैगिंग नेचर का है तो करंट भी लैगिंग हो जाएगा, है ना। तो
अब लोड किधर आता है, E2 ये इधर है, लोड कहाँ है, V2 के क्रॉस। तो हमारा जो लोड है, लोड करंट है, वो देखिए लैग कर रहा है किससे, ये जो I2 करंट जो है वो लैग कर रहा है किससे, V2 से। अब यहाँ पे ना हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, तो आइडियल है तो भाई किसी भी प्रकार का लॉस होगा सेकेंडरी में, नहीं होगा, वाइंडिंग लॉस होगा ही नहीं, और जितने भी लॉस होते हैं वो नहीं होगा। तो हमें डायरेक्ट मैंने ये आप लोगों को बता दिया कि हाँ हमारा लोड जो होता है वो लैगिंग होता है, इसलिए यहाँ से फाई एंगल लैग कर गया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो कंडीशन समझा दिया। एक ट्रांसफार्मर जो है एक नो लोड पे है और वो भी इनफाइनाइट परमेबिलिटी पर है, और यहाँ पे है एक ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल है और वो लोड पे है और ये भी इनफाइनाइट परमेबिलिटी पर है। अब गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फाइनाइट परमेबिलिटी पर क्या होगा आइडियल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है ना बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना जरूर प्रेस करें, भूले बिल्कुल नहीं। और अगर आप लोगों को कहीं भी मैंने अभी तक बताया उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, आप लोग उसे ज़रूर कमेंट में मेंशन करें कि भाई मुझे यहाँ दिक्कत आ गई है। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।